मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के सदस्य के विज्ञान विषय के बायोलॉजी क्वेश्चन में जैव प्रक्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में आप लोगों को प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताया गया था, उसकी क्रिया विधि को लेकर। उसी से संबंधित आज हम लोग प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, किन किन से प्रकाश संश्लेषण की दर प्रभावित होती है, प्रकाश संश्लेषण कम होता है या अधिक होता है, उन कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस क्रिया को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक निम्न है, जिसमें होता है प्रकाश। एक कारक है प्रकाश। आप जानते हैं क्रिया बिना प्रकाश की होती नहीं है, प्रकाश का होना अनिवार्य है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है। लेकिन एक बात ध्यान दो, जो दृश्य प्रकाश होता है उसी में प्रकाश संश्लेषण होता है। आप पिछली कक्षा में पढ़े होंगे कि प्रकाश में कई रंग की प्रकाश होती है, 7 रंग के तरंग होते हैं अलग अलग। तो यह जो लाल प्रकाश होता है, लाल प्रकाश के अंदर प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल प्रकाश में सबसे अधिक होती है, तेजी से होती है। और नीले रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है। दूसरा जो कारक होता है वो क्लोरोफिल होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल भी आवश्यक है। बिना क्लोरोफिल के प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं हो पाता है। तो क्लोरोफिल, जिन पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल की मात्रा अधिक होती है उसमें प्रकाश संश्लेषण अधिक होगा, और जहाँ क्लोरोफिल कमी होगी तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी कम होने लगता है, वहाँ प्रकाश संश्लेषण की दर भी घट जाती है। तीसरा जो फैक्टर होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। बिना उसके यह क्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में अगर कमी हो जाए तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी कम हो जाएगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है तो प्रकाश संश्लेषण की दर एक सीमा तक बढ़ती है। ऐसा नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम बढ़ाते जाएंगे तो प्रकाश संश्लेषण हमेशा बढ़ता है, एक सीमा तक बढ़ता है। तीसरी अगला पॉइंट है कि तापमान। अब ये तो 3 तो अलग हो गए। तापमान, टेम्परेचर भी प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करता है। प्रकाश संश्लेषण के होने के लिए तापमान आवश्यक नहीं है। तापमान में कमी या अधिकता से प्रकाश संश्लेषण की दर प्रभावित होती है। 10 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम ताप को बढ़ाते हैं, 10 से 15, 20, 25, 30 करते हैं, 35 तक लेके जाएंगे तो प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती जाएगी। उससे अधिक करने पर या 10 डिग्री सेल्सियस से कम होने पर प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए जल भी आवश्यक है। यह भी एक कारक होता है जो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करता है। जल की कमी से प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी आती है और जल की मात्रा बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ता है। एक फैक्टर और होता है खनिज लवण। आप सुने होंगे कि पौधे जड़ों से जल के साथ खनिज लवण को भी अवशोषित करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बनाए रखने के लिए या उसके दर को बढ़ाने के लिए कुछ खनिज लवण की आवश्यकता होती है, जो दूसरे एंजाइमों के साथ मिलकर एक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। और कुछ जैसे क्लोरोफिल के भी निर्माण में खनिज लवण की आवश्यकता होती है। तो खनिज लवण जैसे ये आपके मैग्नीशियम, मैंगनीज, आयरन, सल्फर, ये खनिज लवणों की कमी अगर हो जाए पौधों को, उनमें प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है। इतने कारक हैं जो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, इन कारकों को याद कर लीजिए। परीक्षाओं में ये देता है कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखो। 1 नंबर प्रश्न आएंगे, ये मुख्य कारक आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद अब प्रकाश संश्लेषण से क्या लाभ। बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण का महत्व। और ये टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण और पौधों में पोषण। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है। इसका लाभ क्या है?
उसके बारे में कुछ हम जानकारी ले लें। देखो बच्चों, जो ऊर्जा का स्रोत इस धरती पे है वो सूर्य है, लेकिन धरती पे जो भी ऊर्जा के संसाधन हैं, जहां से भी हमको ऊर्जा मिलती है वो तो सूर्य से आई है, लेकिन सूर्य से वहां पहुंचने में, उसको रूपांतरित करने में प्रकाश संश्लेषण क्रिया का सबसे ज्यादा योगदान होता है। यानी बिना प्रकाश संश्लेषण के जो ऊर्जा होगी सूर्य की, वो पृथ्वी पे संचित नहीं हो पाएगी। तो पहला लाभ यह है कि इस क्रिया के द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है तथा ऊर्जा के स्रोतों का निर्माण होता है। सूरज में पाए जाने वाली जो विकिरण ऊर्जा होती है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदलना, रासायनिक ऊर्जा में बदलने के लिए प्रकाश संश्लेषण आवश्यक होता है। आप ऊर्जा के जो स्रोत देखते हैं, पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये जो भी ऊर्जा के स्रोत हैं जिससे आपको ऊर्जा मिलती है, यह कहीं न कहीं पौधों से बनी है और पौधों में ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण से आई हुई है। जो भी ऊर्जा का स्रोत है वह सूर्य से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही पृथ्वी पे आता है। दूसरा पॉइंट है भोज्य पदार्थों का स्रोत। इस धरती पे जो भी जीव, हरे पौधों को छोड़कर जो भी अन्य जीव भोजन करते हैं या मनुष्य ही जो भोजन करता है, जो जो स्रोत है भोजन के, चाहे जिस तरह का भी भोजन हो, शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, सब भोजन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही बनता है। जो भी भोज्य पदार्थ बनते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही बनते हैं। जैसे हम चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, ये पौधों से मिलेगा, पौधों में बना है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। हमको प्रोटीन चाहिए, इसलिए हम दाल खाते हैं, वो भी प्रकाश संश्लेषण से ही बना है। दूध अगर हम पीते हैं तो दूध में जो ऊर्जा आई है या जो दूध बना है वो गाय से बनती है, और गाय में दूध जो है पौधों से आता है, और पौधों में वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही आया हुआ है। इस तरह जो भी भोज्य पदार्थ का स्रोत है प्रकाश संश्लेषण से आता है। तीसरा है कि इस वायुमंडल में जो भी जीवधारी है सबको श्वसन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, बिना ऑक्सीजन के हम जीवित नहीं रह पाएंगे। लेकिन वायुमंडल में ऑक्सीजन आता कहां से है, आने का स्रोत क्या है? तो सिर्फ एक ही स्रोत है वायुमंडल में ऑक्सीजन आने का, वो हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। उसके साथ जो बाय प्रोडक्ट बनता है ऑक्सीजन, सिर्फ वही एक स्रोत है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे तो ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ेंगे। इस क्रिया के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन हमेशा मेंटेन रहता है, उसकी उपस्थिति अनिवार्य भी है और प्रकाश संश्लेषण से ही वह वायुमंडल में आता रहता है। अगला पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में कमी। ईंधन के जलाने से जीवों में श्वसन क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में मिलता रहता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम परसेंटेज हवा में थोड़ा भी बढ़ जाए, इससे बहुत सी समस्याएं आ जाती हैं। जैसे आप ग्लोबल वार्मिंग सुने होंगे, उसमें भी या हरित गृह गैस, इस तरह की घटनाएं कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर के बढ़ने से होती है। तो इस स्तर को कम करने का सिर्फ एक ही स्रोत है, वो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया। जितने अधिक पौधे इस धरती पर रहेंगे उतना ही अधिक प्रकाश संश्लेषण करेंगे और उतना ही अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से अपने अंदर ग्रहण करके ग्लूकोज के रूप में बदलेंगे। तो ये इस तरह जो है प्रकाश संश्लेषण के मुख्य लाभ ये होते हैं। यहीं पे ये टॉपिक खत्म हो गया। अब आगे आप लोगों को जंतुओं के अंदर पोषण कैसे होता है उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। बच्चों, पौधों में पोषण निधि प्रकाश संश्लेषण का टॉपिक आप पढ़े। पुनः आपको याद दिला दें कि जो पोषण होता है जीवधारियों के अंदर वह दो तरह का होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन स्वपोषण और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन परपोषण। स्वपोषण पौधों के में होता है, तो पौधों में पोषण कैसे होता है? वह प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा होता है, जिसके बारे में आपने अध्ययन किया। अब जो परपोषण होता है, अधिकतर जंतुओं में परपोषण क्रिया होती है। तो परपोषण किसे कहते हैं ये बात आप जानते हैं कि जब कोई जीव दूसरे जीव से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपना भोजन ग्रहण करता है, स्वयं नहीं बना पाता है, तो परपोषण कहा जाता है। परपोषण जीवधारियों के अंदर तीन तरह से होता है। एक प्राणी समभोजी पोषण, जिसमें कोई जीव भोज्य पदार्थ को ठोस या द्रव के रूप में ग्रहण करता है, तो
तो इस तरह के पोषण को होलोजेनिक न्यूट्रिशन या प्राणिसंभोजी पोषण कहा जाता है। दूसरा परजीवी, जब कोई जीव दूसरे जीवों से बिना उसको मारे अपना भोजन ग्रहण करे तो परजीवी पोषण कहलाएगा। और तीसरा होता है मृतोपजीवी, जब कोई जंतु या कोई पौधा या जीव मरे हुए सड़े गले पदार्थों से जब अपना भोजन ग्रहण करता है वो मृत पोषण होता है, जो कवक और जीवाणु के अंदर होता है। अब परजीवी के बारे में आप जानते हैं, मनुष्य के शरीर में बहुत ऐसे परजीवी हैं जो शरीर के अंदर रहते हैं, जैसे एंटामीबा हिस्टोरिका, फीताक्रीन, लीवर फ्लू, एस्केरिस, ये अंतः परजीवी कहलाते हैं। अब कुछ ऐसे परजीवी हैं जो जंतुओं के शरीर के ऊपर रहते हैं, जैसे मच्छर, जोंक या जू, ये सब बाह्य परजीवी कहलाते हैं। इन सबों में परजीवी पोषण होता है। अब हम लोग अध्ययन करेंगे प्राणियों में पोषण किस तरह होता है। तो आपके सिलेबस में मनुष्य और अमीबा दो में पोषण दिखाया गया है। तो जंतुओं में पोषण, जंतुओं में पोषण, जंतुओं में पर पोषण होता है। और जंतुओं के अंदर जो पोषण के 5 चरण होते हैं वो सभी 5 चरण पाए जाते हैं प्रत्येक जंतु के अंदर, चाहे जंतु एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय हो, पोषण के 5 चरण इसमें होते हैं। पहला होता है अंतर्ग्रहण, इंगेशन, दूसरा होता है पाचन, डाइजेशन, तीसरा होता है अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। इस क्रिया में पचे हुए भोज्य पदार्थ से पोषक तत्व अवशोषित किए जाते हैं। स्वांगीकरण, एसिमिलेशन और अंत जो चरण होता है वो बहिक्षेपण का होता है, जिसमें अपचा भोजन शरीर से बाहर निकाला जाता है, इगेशन होता है। ये 5 चरण या अमीबा हो या मनुष्य, सब में ये 5 चरण होते हैं। इसके बारे में एक बार और बता दे रहे हैं आप लोगों को। अंतर्ग्रहण, भोजन को शरीर के अंदर द्रव या ठोस के रूप में ग्रहण करना अंतर्ग्रहण कहलाएगा। पाचन, भोजन के जटिल और अघुलनशील को सरल और घुलनशील बनाने की जो क्रिया होती है वो पाचन कहलाती है। अवशोषण, पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों को शरीर के अंदर अवशोषित करने की क्रिया अवशोषण कहलाएगी, एब्जॉर्प्शन। और स्वांगीकरण, एसिमिलेशन, जो बचा हुआ भोज्य पदार्थ है वो शरीर के कोशिका द्रव में जब मिलता है, कोशिका द्रव में विलीन हो जाता है, वो क्रिया स्वांगीकरण होती है। और अपचा भोजन शरीर से जब बाहर निकाल दिया जाता है तो उसको बहिक्षेपण या इगेशन कहा जाता है। अमीबा के अंदर एक टॉपिक है अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण, अमीबा के बारे में आप सुने होंगे। यह एक कोशिकीय जंतु है, यानी इसके शरीर में एक ही कोशिका होती है। एक ही कोशिका के अंदर जीवन की सभी प्रक्रियाएं जो उसके लिए आवश्यक होता है सब उसी कोशिका के अंदर होता है। तो अमीबा में पोषण क्रिया कैसे होती है उसके बारे में हम समझेंगे। देखो बच्चों, अमीबा जो होता है एक कोशिकीय जंतु है जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। तो प्रोटोजोआ या प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। जब एक कोशिका है तो शरीर के कोई स्पेशल अंग नहीं होते हैं अलग अलग प्रक्रियाओं के लिए। तो एक जो अमीबा होता है इसकी कोई समान रचना नहीं होती है। जैसे अमीबा की रचना, इसके अंदर चारों तरफ एक झिल्ली होती है जिसमें उसका जीव द्रव्य भरा होता है। उसमें एक केंद्रक होता है।
बाकी सभी कोशिकाएं इसमें होते हैं। जब इसको भोजन करना होता है, इसके सतह पे अंगुली के समान रचनाएं बनती हैं, जिसको हम कहते हैं कूटपाद, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया इंग्लिश में इसको प्लूरल जब कहेंगे स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया कूटपाद बनते हैं। अब भोजन का जो कण होता है, चाहे द्रव रूप में या ठोस रूप में, एक बात जान लो, अमीबा एक सर्वाहारी जंतु है, तो भोजन का कण, कोई कण जब इसके पास आता है, ये भोजन का कण है, जब इसके पास आता है तो ये कूटपाद दोनों तरफ से बन जाते हैं और भोजन उसके बीच में चला आता है। यहाँ आने के बाद भोजन का अंतर्ग्रहण स्वीकार, ये कूटपाद बड़े हो जाएंगे और भोजन यहाँ से जो है फिर इसके अंदर चला आएगा। ये फूड पार्टिकल्स, भोज्य पदार्थ, केंद्रक, ये जीव द्रव्य इसके अंदर बाकी कुछ काम होते हैं। तो यह क्रिया से अंतर्ग्रहण होती है। यह भोजन को ठोस या द्रव रूप में जब शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं, उसके बाद क्या होता है, भोजन के चारों तरफ एक रिक्तिका बन जाती है, जिसको फूड वैक्यूल्स कहते हैं। जब भोजन अंदर आ जाता है तो इसमें एक रिक्तिका बन जाती है, फूड वैक्यूल्स। ये केंद्रक है, केंद्रक रहेगा इसमें, बाकी कोशिका रखते हैं। ये है आपका खाद्य रिक्तिका, फूड वैक्यूल्स। इसी के अंदर अमीबा में भोजन का पाचन होता है। खाद्य रिक्तिका के अंदर एक रिक्तिका, इसमें आवश्यक एंजाइम उसके जीव द्रव्य से चले जाते हैं और इसके अंदर भोजन का पाचन कंप्लीट हो जाता है। जब भोजन पच जाता है तो यहाँ से, यानी भोजन का जो पाचन, इसमें एंजाइम जाते हैं, भोजन पच जाता है तो यहाँ से इसमें पचे हुए खाद्य रिक्तिका से भोजन का अवशोषण होता है। तो अवशोषण क्रिया में भी ये यहाँ से जो पचा हुआ भोजन है, जब भोजन पच जाएगा तो यहाँ से उसके जीव द्रव्य में पचा हुआ पोषक तत्व भोजन से जीव द्रव्य में मिलते हैं, शरीर के दूसरे भाग में आते हैं। यह क्रिया जो है अवशोषण कहलाएगी। इसके बाद अवशोषण होने के बाद ये भोजन इसके शरीर के भाग में चला जाता है, फिर उसके जीव द्रव्य में ये विलीन हो जाता है। ये जीव द्रव्य में उसका भाग, ये भोजन से विलीन हो गया। जो भी पोषक तत्व, प्रोटीन, अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, ये सब इसके जीव द्रव्य में विलीन हो जाते हैं। इस क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। और अपचा भोजन फिर शरीर के सतह पे आ जाता है, और सतह पे आने के बाद यह शरीर से बाहर निकल जाता है। केंद्रक है, यहाँ से भोजन जो है बाहर निकल जाए, फिर यह जो है इसकी सतह पे मिल जाती है। अपचा, अपचा भोजन शरीर से बाहर निकल जाता है, इसको बहिक्षेपण कहा है। अब बाकी जो भोजन उसके शरीर में विलीन हो जाता है। इस तरह अमीबा के अंदर पोषण क्रिया घटित होती है। अब अगले दिन हम लोग मनुष्य में पोषण किस प्रकार होता है उसके बारे में